जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। अगेन हरियाणा जीके इंडिया जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के अंदर, जिसके अंदर हम 2015 से 2025 लगभग 6000 प्लस पीवाईक्यू हम हरियाणा जीके इंडिया जीके के करने वाले हैं। डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है और डेली रात को 9 से 10 हमारी मैथ की क्लास लाइव क्लास चलती है, जिसके अंदर हम 1000 प्लस पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। अगर आपको सभी क्लासेज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और वीडियो को मेरे दोस्तों हाइप करने की कोशिश किया करो। अगर आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं हरियाणा के जितने भी एग्जाम हैं तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा सेशन है, इस दाब अक्षेत्र को असव अक्षांश भी कहा जाता है। असव अक्षांश कौन से दाब अक्षेत्र को कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र, भूमध्य रेखीय निम्न दबाव वाले क्षेत्र, ध्रुवीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र या उपध्रुवीय। तो राइट ऑप्शन रहेगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले अक्षेत्र को क्या कहा जाता है? असव अक्षांश भी कहा जाता है। और ये जो अक्षेत्र है 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये स्थित है। ठीक है, यदि ग्रीनविच पर अभी 3 बज रहे हैं, यानी कि शाम के 3 बजे हुए हैं, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर क्या समय होगा? तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन, 6 बजेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी दिशा से घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और धुरी यानी कि अपने अक्ष पर घूमती है। और इससे पहले का जो समय है आगे की ओर और पश्चिम का जो समय है वो पीछे की ओर रहता है। यानी कि जब पूर्व की ओर पृथ्वी ज्यादा होती है तो उस टाइम पे जो टाइम है वो आगे रहता है और जब पश्चिम की जाती है तो समय जो है पीछे रहता है। और प्रत्येक 15 डिग्री जो देशांतर है 1 घंटे का अंतर होता है। 15 डिग्री देशांतर पर कितने का अंतर होता है? 1 घंटे का अंतर होता है, 1 घंटे का। यानी कि 1 डिग्री लगभग 4 मिनट, 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट, तो 15 डिग्री देशांतर यानी कि 1 घंटा। तो हमसे यहां से पूछा गया 45 डिग्री, तो 15 थी 45 डिग्री, 3 घंटे हो जाएंगे। यानी कि सॉरी, यहाँ पे हमसे पूछा गया 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर यहाँ पर पूछा गया। तो इस प्रकार ग्रीनिच में अगर 3 बजे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 45 डिग्री गुणा 4 कर दोगे। ठीक है, 45 डिग्री गुणा 4 कर दोगे यानी कि 6 बजेंगे, 4 नहीं बजेंगे, 6 बजेंगे, 3 घंटे हो जाएंगे। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को किसके लिए जाना जाता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर 21 जून को उत्तर अनांत के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है वो किसकी तरफ झुका होता है? सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और सूर्य की किरणें सीधी किसके ऊपर पड़ती हैं? कर्क रेखा के ऊपर पड़ती हैं 21 जून को। ठीक है, 21 जून को। और ध्रुवों के पास वाला जो क्षेत्र है वहां पर कम सूर्य से हमें कम ऊष्मा प्राप्त होती है और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? 21 जून को। और 21 जून को आप लोग जानते होंगे कर्क रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत पड़ता है और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है। रातें जो है छोटी होती हैं। जहां पर लंबा दिन हो पृथ्वी के ऊपर, रातें छोटी हो, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उत्तर अनांत कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, किस स्थान पर घड़ी 5:20 AM दिखाएगी जब जीएमटी में रात्रि के 12 बज रहे हो? जीएमटी यानी कि जिसको आप ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर रात्रि के यानी कि रात के अगर 12 बज रहे होंगे तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 5:30 बजेंगे। यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन प्लस 5.5 घंटा होता है। और जो भारत का मानक समय रेखा मानी जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। और ये दिल्ली शहर को, ठीक है, जहां पर सुबह 5:30 बजे होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, दिल्ली शहर को। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 5:30 नहीं देना चाहिए, वैसे 5:20-30 देना चाहिए। यहाँ पे 12 अगर बजे हैं रात के तो 5:30 आएगा यहाँ पे। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में। भारत का अगर आपसे देशांतरीय विस्तार पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट
और अक्षांश अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा के अक्षांशों के बीच में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। निम्न में से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है अक्षांश। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अक्षांश जो है भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर जो कोणीय दूरी होती है, जो कोण होता है, उसका एक नाम दिया गया अक्षांश उसको। भूमध्य रेखा को क्या माना जाता है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है। अक्षांश किसी भी स्थान की जलवायु का नियंत्रण करने वाला, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जलवायु का नियंत्रण करने वाला कारक किसको माना जाता है? अक्षांश को माना जाता है। इनके जलवायु के अंदर जो परिवर्तन होता है वो अक्षांशों से डिवाइड किया जाता है। अक्षांश उसका एक मानक समय है। सभी देशांतर कहां पर जाकर मिलते हैं? सभी देशांतर ध्रुवों पर जाकर मिलते हैं। कहां पर जाकर मिलते हैं? ध्रुवों पर जाकर मिलते हैं। ग्रीनविच रेखा से किसी भी स्थान की जो कोण की जो दूरी है उसी को हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि ऐसे वाली जो रेखाएं होती हैं पृथ्वी के अंदर, ऐसे वाली, इनको देशांतर कहा जाता है। और ऐसे वाली जो होती है वो अक्षांश होती है। तो ये जो लंबी जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं हमें दिखाई नहीं देती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? काल्पनिक देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है। ठीक है, ये बराबर होती है, लेकिन ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, क्योंकि ये ऊपर जाके जैसे दक्षिणी ध्रुव पर इस प्रकार से मिलती हैं, ऊपर जाके ऐसे होती हैं ये। ठीक है, इनकी जो लंबाई है समान नहीं होती है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर यहाँ पे एक बिंदु के ऊपर ये जाकर मिल जाती है। किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? भारतीय मानक समय की जो गणना वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से की जाती है। और ये कहाँ से, भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास मिर्जापुर से होकर ये गुजरता है। ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीष्म अयनांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विपरीत अर्धगोलय में उन्हीं तिथि में शीत अयनांत होता है, सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहता है, या वर्ष में 2 बार होता है। नीचे दिया गया सही कोट का आपको आंसर बताना है। देखिए, जो ग्रीष्म अयनांत जब होता है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अपनांत होता है। ठीक है, ग्रीष्म अपनांत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनांत होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है विपरीत अर्धगोला, तो ये आप ये गलत लगा सकते हैं, क्योंकि शीत अयनांत जो होता है वो दक्षिण गोलार्ध के अंदर होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होगी तो दक्षिण गोलार्ध में शीत अयनांत होगा। ठीक है, और ग्रीष्म जो अयनांत के दौरान सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर नहीं रहता, एक कर्क रेखा के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, यह वर्ष में 2 बार होता है, जो भूमध्य रेखा में उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरे दोस्तों वर्ष में जैसे एक बार ही होता है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सही कूट कौन से हैं। तो वैसे तो इनमें सही कौन सा भी नहीं है, एक भी सही नहीं है इसके अंदर। आप गलत लगाओगे भाई, ये क्वेश्चन ही हो सकता है गलत पूछा गया हो एग्जाम के अंदर। विश्व में कुल समय अक्षेत्रों की संख्या कितनी है? कुल समय क्षेत्रों की संख्या विश्व के अंदर 24 है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यानी कि विश्व में जो समय मापने का जो क्षेत्र है 24 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। और प्रत्येक अक्षेत्र मैंने आपको बताया था 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। किसको कवर करता है? 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। ठीक है, और समय मापने का सबसे अच्छा जो साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी और 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंदर ये विभाजित हैं। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? 12 घंटे। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों के अंदर बांटती है। भूमध्य रेखा जिसको आप विषुवत रेखा भी कहते हैं या जिसको आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी भूमध्य रेखा को कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार, एक आपका 21 मार्च को और एक आपका 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है।
बहुत बार पूछा जाता है भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत कब चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है। और इस दिन सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं, और दिन और रात बराबर होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुण कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा इथियोपिया, केन्या, नाइजीरिया या सूडान? केन्या देश से होकर गुजरती है, केन्या से होकर गुजरती है, युगांडा देश से गुजरती है, और सोमालिया से गुजरती है, सोमालिया। मालदीव से, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, मालदीव से, इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया, ठीक है, कोलंबिया, कोलंबिया, ब्राजील, भारत से नहीं गुजरती है, ठीक है, ब्राजील। तो भूमध्य रेखा केन्या देश से होकर गुजरती है। केन्या, युगांडा, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, कोलंबिया और ब्राजील। यदि दो स्थानों के समय में अंतर 1 घंटा हो तो उनके यामयोत्तर में कितना अंतर होगा? तो उनके यामयोत्तर में 15 डिग्री का अंतर होगा। यदि दो स्थानों में अंतर 1 घंटे का हो तो उनके यामयोत्तर में, मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री देशांतर किसके बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 बटे में 4 यानी कि 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन। अफगानिस्तान की राजधानी पूछी गई, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरूसलम किसकी राजधानी है? जेरूसलम है इजराइल की। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अभी आप देख भी रहे होंगे, इजराइल, ईरान, अमेरिका के अंदर युद्ध चला हुआ है, ठीक है। जेरूसलम किसकी राजधानी है? इजराइल की राजधानी है, ठीक है। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन चीन देश की मुद्रा है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। युआन किसकी मुद्रा है? चीन देश की मुद्रा है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा, ठीक है। कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया, कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई है, दक्षिण कोरियाई, वोन जिसको आप बोलते हैं। सऊदी अरेबिया की मूर्ति है, सऊदी अरब रियाल, सऊदी रियाल, सऊदी रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा है ईरानियन रियाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। और इराक की मुद्रा, अगर आपसे, दिनार किसकी मुद्रा है? इराक देश की मुद्रा है दिनार, ठीक है। और यूरो किसको मुद्रा है? यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। टका किसकी मुद्रा है? बांग्लादेश की, बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है। तो इराक की मुद्रा है दिनार, इराक की है, और ईरानियन रियाल ईरान की है, यूरो यूरोपियन यूनियन की, और टका बांग्लादेश की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते हैं? भूमध्य सागर तट को स्पर्श इनमें से कौन सा देश नहीं करता है? जर्मनी देश। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जर्मनी भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है, बाकी ग्रीस, स्पेन, तुर्की, इटली, मिस्र, इजराइल, लेबनान, यानी कि 21 देशों की सीमा लगती है भूमध्य सागर से। कितने देशों की सीमा लगती है? 21 देशों की सीमा लगती है। 38वीं समानांतर बार बार समाचारों में थी, इसका क्या कारण था? 38वीं समानांतर, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। जैसे अपने चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा कहा जाता है। सीरिया की राजधानी, सीरिया देश की राजधानी हमसे पूछी गई है, राइट ऑप्शन रहेगा दमासकस, दमासकस, ठीक है। सीरिया का सबसे बड़ा नगर है ये दमासकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे देश की राजधानी हमसे पूछी गई है, नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। अबूजा, अबूजा किसकी राजधानी है? नाइजीरिया की, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा है, ठीक है। और बर्लिन, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बाकू किस देश की राजधानी? बाकू, बाकू है अजरबैजान की। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव, कीव। कजाकिस्तान लिखे, कजाकिस्तान लिख देना। इसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, जिसका पुराना नाम क्या था? नूर सुल्तान का अस्ताना, ठीक है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना पूरा नाम था, ये नूर सुल्तान वर्तमान में नाम है। ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए रियो डी जेनेरो, स्टॉकहोम, यहाँ से आपसे ब्राजील पूछा गया, ब्राजील की राजधानी आपकी ब्रेसिलिया ही रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन
करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्वीडन का सबसे बड़ा शहर है स्टॉकहोम। फिनलैंड की खाड़ी में बाल्टिक सागर, ठीक है, इसके ऊपर ये स्थित है। और बेल्जियम ब्रुसेल्स, जबकि ओस्लो, ब्रुसेल्स, कोपेनहेगन। ओस्लो मैंने आपको बताया था किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ठीक है। और बेल्जियम, बेल्जियम की जो राजधानी है वो कौन सी? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। डेनमार्क किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी पूछा गया है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। वह महाद्वीप है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है वो है अफ्रीका। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक है, ठीक है। और अफ्रीका की जो जनसंख्या है 2050 तक दोगुनी होने का अनुमान है। रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। यूरोप महाद्वीप। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यूरोप महाद्वीप के अंदर रेगिस्तान नहीं पाया जाता है, बाकी जितने भी महाद्वीप हैं सभी के अंदर रेगिस्तान पाया जाता है। जैसे सहारा रेगिस्तान अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए गोबी मरुस्थल, चीन और मंगोलिया देश, ठीक है, चीन और मंगोलिया देश। दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कीजिए जिसकी विशेषता निम्न 3 शब्दों के समान हो। रॉकीज, एपालेचियन और एंडीज। ये देखिए पर्वतमाला है, रॉकीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। यानी कि क्या है ये? तो पर्वत श्रृंखलाएं हैं भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रॉकी, एपलेशियन, एंडीज, ये क्या है? सभी की सभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। रॉकी एपलेशियन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है। ये दोनों कहाँ पर हैं? उत्तरी अमेरिका के अंदर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर। और एंडीज पर्वतमाला ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में एक बहुत बड़े भूकंप के कारण भारत में किस वर्ष सुनामी आई थी? भारत में 2004 के अंदर सुनामी आई थी, ठीक है। भारत के अंदर 2004 के अंदर सुनामी आई थी भूकंप के कारण। बहुत सारे भारत के जो पूर्वी तटीय राज्य हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और पिग्मेलियन पॉइंट है जो इंदिरा गांधी, वो ज्यादातर समुद्र के अंदर सुनामी के कारण समा गया था। माउंट मेरापी से हाल ही में फूटने वाला सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। हाल ही में फूटा गया, वैसे आपको याद नहीं करना है ज्यादा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हाल ही का क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो इंडोनेशिया। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है वो है ऊपरी केंद्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। भूकंप की लहरों का अनुमान करने वाला पहला स्थान कौन सा है? ऊपरी केंद्र। माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी जो हाल ही में फूटा है वो किस देश के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के अंदर है। भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप आने का कारण क्या है? विवर्तनिक, विवर्तनिक घटना के कारण भूकंप आते हैं, ठीक है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे था, अगर आपने देखा होगा, भूकंप की तीव्रता यहाँ पे रिक्टर स्केल के ऊपर मापी जाती है, लेकिन मापी किसे जाती है? सिस्मोग्राफ से। ये आना चाहिए वैसे, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ आना चाहिए। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, ठीक है। समुद्र तल में अचानक गति शक्ति के कारण होने वाले विशाल समुद्री लहर को क्या कहा जाता है? विशाल समुद्री लहर को सुनामी। सुनामी ऐसे नहीं लिखते हैं, टी लिखते हैं, TSUNAMI, सुनामी, ठीक है। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत की कौन सी है चिल्का झील जो उड़ीसा के अंदर है? नील नदी किस देश के अंदर बहती है? मिस्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी, ठीक है। और कहाँ पर जाकर गिरती है? भूमध्य सागर के अंदर जाकर गिरती है। नील नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? भूमध्य सागर के अंदर। नेक्स्ट,
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर झील। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 5 देश हैं, कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान। ये देश है मेरे दोस्तों, 5 देश। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की पूछा जाए, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, भूमध्य सागर के अंदर जाकर गिरती है। कोरियोलिसिस बल किसके कारण होता है? कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल समुद्र है प्रशांत महासागर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 46% भाग को कवर करता है। 46% भाग को कवर करता है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आज के टेस्ट का आंसर देंगे। दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, या सूर्य ग्रहण, या सूर्य दब्बे। तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम तीनों को ज्वाइन कर लेना। कल का आपका क्वेश्चन था, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी। सी ऑप्शन इसका सही था। क्लास अच्छी लगती है वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में। डेली सुबह 7 बजे ज्वाइन कर लिया करो क्लास को। डेली रात को आपको जो क्लास मिलती है 9 से 10 वो मैथ की मिलती है। 1000 प्लस PYQ हम उस सीरीज के अंदर कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।